नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। बात महाराष्ट्र की है और वहीं एप्स्टीन, महाराष्ट्र के एप्स्टीन के बारे में। बीजेपी की सरकार पूरी तरह से इस एप्स्टीन फाइल में भयंकर रूप से फंसती हुई दिखाई दे रही है। अशोक खरात, जो महाराष्ट्र का एप्स्टीन के नाम से जाने जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी के 3 दिन पहले शिरडी के एक होटल में 3 आईएएस के साथ मीटिंग हुई। एसआईटी को तो अभी तक 500 करोड़ तक के उसके साम्राज्य का पता लगा है। इसी के बीच महाराष्ट्र में ये भी बात चल रही है कि क्या अजित पवार के निधन के बाद पार्टी पूर्ण रूप से देवेंद्र फडणवीस के ही कब्जे में है। सीधी बीजेपी की सरकार हिट होती हुई दिखाई दे रही है और साथ में सवाल उठ रहे हैं अजित पवार के बाद एनसीपी पे। नासिक का स्वयंभू कैप्टन अशोक खरात अब पुलिस के शिकंजे में है। उस पर दैवीय शक्तियों के नाम पर महिलाओं के यौवन शोषण और 500 करोड़ की अवैध अवैध संपत्ति जुटाने का गंभीर आरोप है। एसआईटी की जांच में 58 आपत्तिजनक वीडियो और 3 आईएएस अधिकारियों के साथ संदिग्ध बैठकों का खुलासा हुआ है। पुलिस अब उसके पूरे सिंडिकेट और प्रभावशाली संपर्क की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के नासिक से शुरू हुआ ढोंगी बाबा अशोक खरात का मामला अब राज्य के सबसे बड़े स्कैंडल के में तब्दीली हो चुका है। खुद को मर्चेंट नेवी का रिटायर्ड कैप्टन, भविष्यवेत्ता, दैवी शक्तियों का स्वामी, भगवान श्री कृष्ण का अवतार और न जाने क्या क्या बताने वाले 68 साल के अशोक खरात की काली दुनिया की परतें अब एसआईटी के जांच में एक एक करके खुल रही है। एसआईटी प्रमुख और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी तेजस्वी सातपुते की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की। शुरुआत में केवल एक महिला की शिकायत पर जांच शुरू हुई, अब जांच व्यापक होती जा रही है। पुलिस द्वारा भरोसा दिलाए जाने के बाद 3 और पीड़ित महिलाएं खरात के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे आई है। इससे खरात की न्यायिक मुश्किलें और बढ़ गई है। देखिए, एफटीन के बराबर उसी पैटर्न पे चल रहा है मामला। एसआईटी ने खरात की पूरी कुंडली खंगाली तो अधिकारी भी दंग रह गए। जांच में सामने आया कि खरात के नाम पर कुल 52 संपत्तियां दर्ज है, जिसमें से 11 पूरी तरह से उसी के नाम पे है। ये संपत्तियां नासिक और शिरडी के बीच में एक गांव पड़ता है सिन्नर, वहां पे गंगापुर और अहिल्या नगर यानी पुराना अहमदनगर जिले में फैला हुआ है। अनुमान है कि जमीनों और प्लॉटों की कुल कीमत 500 करोड़ रुपए के आसपास हो सकती है। कई प्रॉपर्टी कार्ड्स पर संदिग्ध एंट्री मिलती है, जिसमें कुछ बड़े अधिकारियों के रिश्तेदारों के नाम होने की भी चर्चा है। आयकर विभाग अब इन बेनामी संपत्तियों की गहराई से जांच कर रहा है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब शिरडी से विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी के महज 3 दिन पहले राज्य के 3 आईएएस अधिकारियों ने शिरडी के एक नामी होटल में खरात से मुलाकात की थी। जानकारी के अनुसार विनोद नाम के एक करीबी सहयोगियों ने इस बैठक के लिए 3 अलग-अलग होटल बुक किए थे। एक होटल में खरात रुका था, दूसरे में अधिकारी और तीसरे में गुप्त बैठक का आयोजन किया गया था। पुलिस अब इस विनोद और 3 अधिकारियों के कनेक्शन की जांच कर रही है। खरात के ऑफिस बॉय नीरज से हुई पूछताछ में एसआईटी को 40 से अधिक महिलाओं के मोबाइल नंबर मिले। पुलिस को अंदेशा है कि पीड़ितों की संख्या बहुत बड़ी हो सकती है। पुलिस को एक पेन ड्राइव मिली है जिसमें 58 अश्लील वीडियो है। इन वीडियो में कथित तौर पर हाई प्रोफाइल महिलाओं और सेलिब्रिटीज के होने की आशंका है। खरात के भक्तों की लिस्ट निकालने के लिए पुलिस अब गृह विभाग की अनुमति लेकर उनके सीडीआर की जांच कर रही है। अशोक खरात खुद को भगवान श्री कृष्ण का अवतार बताता था और महिलाओं से कहता था कि वो पिछले जन्म में उसकी राधा थी। वह महिलाओं के सिर पर तांबे का लोटा, ये जो मैंने कल ही एक शो में आपको पूरा डिटेल बता दिया, कैसा उनके कान में मंत्र पकड़ता था, फिर उनको कुछ खिलाने या पिलाता था और फिर जब वो नशे में हो जाते थे तो फिर वो अपना जो भी करना था उसके साथ व्यभिचार वो करता था और परिजनों को दूर रखा जाता था क्योंकि केबिन में बहुत ही गोपनीय ऐसी पूजा कर रहे हैं ऐसे वो बोलता था और महिलाओं का यौवन शोषण करता था।
खरात ने सिन्नर की पहाड़ियों में एक भव्य मंदिर, ईशानेश्वर महादेव मंदिर बनवाया और एक ट्रस्ट बनाया। अपने मर्चेंट नेवी के पृष्ठभूमि और न्यूमरोलॉजी के ज्ञान का इस्तेमाल कर उसने राजनेताओं और रसूखदारों के प्रभावित किया। उसके दरबार में कई बड़े राजनीति जो हाजिरी लगा चुके थे, जिसके फोटोग्राफ्स कल आपने देख लीजिए। उसमें अमित शाह से लेके देवेंद्र फडणवीस से लेके वीके पाटिल से लेके फिर एकनाथ शिंदे हो या फिर सुनील तटकरे हो, कइयों के नाम हैं। हैरानी की बात यह है कि पुलिस हिरासत में होने के बावजूद खैरात की आदतें नहीं बदली। उसने अपनी सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मचारियों का सटीक भविष्य बताने का दावा कर सहानुभूति बटोरने की भी कोशिश की। हालाँकि नासिक पुलिस ने उसे कड़ा संदेश देते हुए स्पष्ट किया कि कानून के आगे उसका कोई चमत्कार काम नहीं आएगा। नासिक क्राइम ब्रांच ने खरात को पकड़ने के लिए इलाके में चोरी की झूठी खबर, ये मैंने कल ही बताया था कि झूठी खबर फैला के चोर 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 ढूंढने घुसे फार्म हाउस में। खरात को लगा कि पुलिस किसी चोर को ढूंढने आई है, लेकिन वो इस व्यभिचारी, दुराचारी एप्स्टीन, महाराष्ट्र का एप्स्टीन को ढूंढने आई थी और पुलिस उसको ले गई है। अ, अब एसआईटी पुणे और भायखळा मुंबई के कुछ अन्य संदिग्ध परब और जासूद से पूछताछ करने वाली है। जमीन सौदे संभालने वाले उनका एजेंट दीपक लोंढे और ऑफिस बॉय नीरज पहले से ही पुलिस रडार पे है। ये जो 3 आईएएस ऑफिसर है, इनके नाम हमारे पास आ चुके हैं। लेकिन क्योंकि न्यूज़ लॉन्चर पे हमेशा हम कोई भी चीज़ अफ़वाहों पे नहीं ठोक बजा के उसका अ, उपयोग करते हैं। इसलिए उन संदिग्ध अधिकारी, आईएएस अधिकारियों के नाम अभी तो हम उजागर नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही ये कन्फर्म होगा, हम इसको उजागर करेंगे। लेकिन एक बात बड़ी चर्चा सत्ता के गलियारों में है। वो चर्चा ये है कि क्या अजित पवार जाने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार का पूरा कंट्रोल देवेंद्र फडणवीस के हाथ में है? क्योंकि पिछले 15 महीनों में जब अजित पवार भी जिंदा थे तब भी की बात कर रहा हूँ। पिछले 15 महीनों में कम से कम 3 विकेट जो फडणवीस सरकार में गिरे, वो तीनों के तीनों राष्ट्रवादी कांग्रेस में थे। जबकि ऐसे कई आरोप बीजेपी के नेताओं पे लगे, लेकिन उन पे एक्शन नहीं हुई। महाराष्ट्र की महिला आयोग अध्यक्ष ने पद छोड़ा, रूपाली चाकणकर, जिसके ऊपर कल हमने विस्तृत एक कार्यक्रम किया। निधन के अजित पवार के निधन के बाद संकट में एनसीपी। अब सुनेत्रा पवार वाकई कंट्रोल में है या कंट्रोल रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है? महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा और एनसीपी के नेता रूपाली चाकणकर ने इस्तीफा दे दिया है। उनका ये कदम उनके आध्यात्मिक गुरु और स्वयंभू बाबा अशोक खरात पर व्यभिचार के एक मामले की गिरफ्तारी के बाद आया। महायुति सरकार में सत्ता में आने के 15 महीने के कम समय में यह पार्टी का तीसरा बड़ा इस्तीफा है। इस घटना ने पूर्व मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी के कमजोर नेतृत्व को उजागर करता है। राज्य की पहली उप मुख्यमंत्री और पार्टी की वर्तमान प्रमुख सुनेत्रा पवार ने रूपाली के इस्तीफे पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की। ना उन्होंने ना तो फटकारा, ना ही कोई त्वरित कार्रवाई की। इससे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को किसी एनसीपी के आंतरिक मामले को अपनी पकड़ दिखाने का अवसर मिला। यह इस साल दूसरी घटना है जब फडणवीस ने प्रभावी ढंग से किसी एनसीपी पदाधिकारी के इस्तीफे दिए। एक बात मैं और बता दूं, ये देवेंद्र फडणवीस के आग्रह पे और उनके दबाव पे ही इस्तीफा हुआ, क्योंकि रूपाली चाकणकर अभी भी महिला विंग की एनसीपी की अध्यक्ष है और उन्होंने बाकायदा ये स्टेटमेंट दिया कि मैं महिला विंग की अध्यक्ष हूँ और मैं राज्य भर दौरा करके संगठन को मजबूत कर दूंगा। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस की सुप्रीमो सुनेत्रा पवार को अ, रूपाली चाकणकर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूपाली चाकणकर को लेकर विरोधी जब हमला बोल रहे थे तो देवेंद्र फडणवीस ने एक बलि का बकरा उनको बनाया। इसके बाद में हम बलि का बकरा क्यों बताते हैं, ये भी मैं आगे आने वाला हूँ। पहले मैं एनसीपी के कैसे इस्तीफे हुए ये बताता हूँ। इसके पहले मार्च 2025 में मंत्री धनंजय मुंडे का इस्तीफा हो गया था, क्योंकि एक सरपंच बीड जिले में है, संतोष देशमुख, उनकी हत्या हो गई। वाल्मीकि कराड़ उसमें पाए गए और वाल्मीकि कराड़ और धनंजय मुंडे के संबंधों को देखते हुए धनंजय मुंडे का इस्तीफा मार्च 2025 में हुआ। आगे दिसंबर 2025 में एक और मंत्री नासिक के माणिकराव कोकाटे, उनको नासिक अदालत ने, जिला अदालत ने दोषी ठहराया। 1995 में कुछ प्लॉट के आवंटन में या फ्लैट के आवंटन में उन्होंने कुछ हेरा-फेरी दस्तावेज में कही, उसमें वो दोषी पाए गए, उनका भी इस्तीफा हो गया। एनसीपी के एक और मंत्री नरहरि झिरवाल, जो पहले जब ये आयाराम गयाराम का पार्टी टूटी शिवसेना की और आयाराम गयाराम का
को लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक केस चल रहा है, तब महाराष्ट्र में स्पीकर नहीं थे, क्योंकि नाना पटोले ने किसी मंत्री पद के लालच में अपने स्पीकर पद से इस्तीफा देकर पार्टी का अध्यक्ष बनाया। लेकिन उनको मंत्री पद तो नहीं मिला, लेकिन स्पीकर पद जाने के बाद कोई नया स्पीकर भी नहीं आया। तो यही जो न जिरवाल थे, यही तब अ, उपाध्यक्ष थे, यानी उपसभापति थे, वो डिप्टी स्पीकर थे विधानसभा के। और इस पूरे केस में उनकी भी गवाही बहुत मायना रखती है। तो उनके भी मंत्रालय में एक उनके नज़दीकी कर्मचारियों को एंटी करप्शन ब्यूरो ने करप्शन के मामले में उठा लिया है। उनका जो प्रशासनिक प्रमुख था उनके मंत्रालय का, उसका तबादला हुआ है और झिरवाल लगातार टारगेट पे है, वो अपने आप को बचा रहे हैं। और उसके बाद ये 2 इस्तीफे मैंने बता दिए आपको, और उसके बाद ये तीसरा टारगेट पे, और इसी के बीच रूपाली चाकणकर का इस्तीफा। रूपाली चाकणकर के जितने संबंध अशोक खरात के साथ थे, वैसे संबंध तो विखे पाटिल के भी दिखाई दिए हैं। विखे पाटिल उनके मंदिर में पूजा करके वो पीछे से गाइड कर रहे हैं। वो बाकायदा उनका स्वागत ये सुनील तटकरे कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये सभी नज़दीकी थे। उनकी तो अमित शाह तक पहुँच थी। वो तो अमित शाह के साथ भी बैठ के फ़ोटो खींच रहे थे, और अमित शाह को जितना मैं जानता हूँ, वो किसी भी फ़ोटो ऐसे उनके अमित शाह के यहाँ किसी की एंट्री इतनी ईज़िली नहीं होती। इसका मतलब किसी बहुत बड़े रसूखदार व्यक्ति ने ही अमित शाह के यहाँ इनको मिलवाया होगा, और अमित शाह ने इनके साथ फ़ोटो खींचा। अ, इनके बारे में तो बातें इधर-उधर की चल ही रही थी। ये बहुत बड़े वो लाइज़नर भी थे, अधिकारियों के साथ इनके संबंध थे, या अधिकारियों का पैसा ये साइफ़न कर रहे थे, कई बातें हैं। लेकिन इस्तीफ़ा रूपाली चाकणकर का हुआ, विखे पाटिल का क्यों नहीं? सवाल सभी ये पूछ रहे हैं। क्योंकि अमित शाह का फ़ोटो और देवेंद्र फडणवीस का फ़ोटो आने के बाद सारे फ़ोटो वाले मंत्री बच जाएँगे। क्योंकि इन दोनों पे एक्शन होना नहीं है, तो बाकी पे कैसे? लेकिन पूजा करते हुए तो बाकायदा वीडियो है मार्केट में वीके पाटिल का, फिर उनका इस्तीफा क्यों नहीं है? क्योंकि वो ब्लू आइड बॉय है देवेंद्र फडणवीस के। भले ही वो कांग्रेस से आए हो, लेकिन भाजपा के जो पुराने लोग हैं, जो संघ से आए, जो जनसंघ से, जिनके परिवार जनसंघ से ताल्लुकात है, उनके सामने भी वीके पाटिल की हैसियत बहुत बड़ी है, वो सिर्फ़ इसलिए कि साथ में देवेंद्र फडणवीस का आशीर्वाद है। तो ये कहीं न कहीं ये लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या एनसीपी को टारगेट किया जा रहा है? क्या एनसीपी के ही नेताओं के इस्तीफे हो रहे हैं? वैसा ही एक ज़मीन का कांड, यदि भ्रष्टाचार का ही मामला है, तो ज़मीन का एक कांड था, जो जैन हॉस्टल का पुणे में हुआ था, जिसमें पुणे के सांसद और वर्तमान में केंद्र में राज्य मंत्री मोहन साहब, वो उनकी दखल बताई जा रही थी। उसमें कहीं न कहीं फिर देवेंद्र फडणवीस में जब बहुत ज़्यादा बवाल हो गया, तो देवेंद्र फडणवीस ने उसमें एंट्री करके एक नया फ़ॉर्मूला निकाला कि सौदा ही कैंसल करो, पैसा वापस करो और ज़मीन वापस करो। तो जब सौदा ही नहीं हुआ, तो भ्रष्टाचार किस बात का? वाह! मज़ा आ गया। ये देवेंद्र फडणवीस कोड ऑफ जुडिशरी कह सकते हैं। न्याय दिलवाने का फडणवीस का अच्छा काम। चोरी चोर करते हुए पकड़ा गया, तो उसको बोलना कि चोरी का माल वापस कर। भाई तुम्हारा माल वापस मिल गया, इसका मतलब चोरी हुई नहीं, तो फिर अब कंप्लेंट किस बात की? चोर भाई तू चले जा, अगली बार से ठीक से चोरी करना। यही क्या हमारे महाराष्ट्र में चलेगा? लेकिन इस एफ़स्टाइन फाइल को लेके कई चीज़ें सामने हैं। क्या 500 करोड़ तक का अशोक खरात का ये इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट हो गया? क्या ये नेताओं को पता नहीं था? अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून पास किया महाराष्ट्र में, और इसी अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून के चलते कई सोशल एक्टिविस्ट को जान देनी पड़ी, क्योंकि कई सनातनी धर्म वाले नहीं चाहते थे कि अंधश्रद्धा कानून आए। अंधश्रद्धा विरोधी कानून तो आ गया, लेकिन जो कानून लाने वाले सभी कैसे अंधश्रद्धा में बह जाते हैं, ये बहुत बड़ी काम है। दूसरी बात, जो नेता है, हो सकता है नेता इन भोंदू बाबाओं को इसलिए भी झेलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनका बहुत बड़ा फॉलोइंग एक ग्रुप है, बहुत ज़्यादा फॉलोअर है, तो कम से कम हमको इनसे चुनाव में मदद मिलेगी। इसलिए हो सकता है कि उनका, क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी जी को जब ये कहते हुए सुनता हूँ कि मैं डेरा सच्चा सौदा की ज़मीन को प्रणाम करता हूँ, और वही डेरा सच्चा सौदा फिर व्यभिचार और एक हत्या के मामले में सज़ा मिलती है उसको। तो हो सकता है कि वो मात्र उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके उनको अपने तरफ लेने के लिए है। लेकिन आईएएस अधिकारी, ये आईएएस अधिकारी ने अशोक खरात का उपयोग कैसा किया? क्या वो आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग करता था? क्या वो आईएएस अधिकारियों का पैसा मैनेज करता था? कई चीज़ें हैं। 3 अधिकारी शिरडी में मीटिंग, मीटिंग करवाने वाले कौन? ये अधिकारी कौन? इस पे तुरंत कोई फैसला होना चाहिए। यदि ये अधिकारी फिर गृह मंत्री के बहुत यानी वर्तमान में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री एक ही है,
यदि गृह मंत्री के बहुत खास हो, तो फिर क्या एसआईटी पे दबाव डाला जाएगा? बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने पहले कहा कि नाम हमारे पास है तीनों अधिकारियों के, लेकिन जब तक पुख्ता इसको कन्फर्मेशन नहीं होता, तब तक किसी को बदनाम करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये नाम देर-सवेर ज़रूर न्यूज़ लॉन्चर आपके सामने लाएगा। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।